गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर क्लास 12 केमिस्ट्री। और आज का कॉन्सेप्ट है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे के लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो लेटर्स स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस इज दैट, तो फर्स्ट लॉ क्या है इनका, amount of substance deposited or liberated at cathode is directly proportional to quantity of electricity passes through a electrolyte। तो जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड होगी और लाइब्रेटेड होगी कैथोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस जितना आप इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, लाइब्रेटेड और डिपॉजिटेड वैल्यू विल बी इंक्रीज। Directly proportional means if x is equal to y, if value of y is increasing, तो x इक्वल अगर y2 लेते हैं तो x इक्वल 2, y3 पुट करते हैं तो x इक्वल 3, y4 करते हैं तो x इक्वल 4। तो आपका जैसे जैसे y इंक्रीज किया आपने x ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज x और y इक्वल है। तो इसका मतलब होता है ऐसे रिलेशन को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो इसका मीन्स है यहाँ पर डेफिनेशन को समझिए तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड एट कैथोड directly proportional to quantity of electricity pass through the electrolyte। means इसकी इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी को जितना आप इंक्रीज करेंगे, लाइब्रेटेड और डिपॉजिटेड वैल्यू कैथोड पर जो भी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मीन्स है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। ठीक है, m हो गया वो मास और या वो वैल्यू जो लाइब्रेटेड और डिपॉजिटेड होती है, q हो गया चार्ज। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ से रिमूव करते हैं, m इज इक्वल टू z इंटू q where z is a constant और z किसके इक्वल होते हैं? z we can say z is equal to ECE means electrochemical equivalent। ठीक है, z इक्वल कैसे फाइंड करते हैं? E अपॉन F। E अपॉन F, E होता है इक्विवेलेंट वेट, F इक्वल 96500 कूलम, 4 ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड E की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी तो मोलर मास अपॉन x। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बिल्कुल सिंपल है। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड एट कैथोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जितना आप इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे पासिंग वाली, वो लाइब्रेटेड और डिपॉजिटेड वैल्यू विल बी इंक्रीज। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू किया आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव किया तो कांस्टेंट आया z। z होता है ECE मींस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस और z इक्वल होता है E अपॉन F। E इज इक्विवेलेंट वेट, F इज 96500 कूलम्स लेते हैं। ये होता है आपका 4 ऑन 1 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और E इक्वल मोलर मास अपॉन x। ठीक है, दैट्स द डन फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ चेक करते हैं, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इस पर वर्क करते हैं और इसके एमसीक्यूज और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से और उस पर डिस्कस करते हैं। द सेकंड कांसेप्ट इज दिस, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस है, if the same amount of electric charge is passed through the different electrolysis, अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइसिस से आप सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराते हैं, then the amount of substances deposited or liberated is directly proportional to equivalent weight। अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आप पास कराते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइसिस से, then the amount of substances deposited or liberated is directly proportional to equivalent weight। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट वेट की। तो वेट जितना आप इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस लाइब्रेटेड और डिपॉजिटेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वैल्यू को कम करेंगे तो वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब किसके? इक्विवेलेंट वेट की। तो जैसे जैसे आप इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं यहाँ पर, वैसे वैसे आपका जो सबस्टेंसेस डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड होगा उसकी वैल्यू भी यहाँ पर डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है इसके साथ साथ। तो ये रिलेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब फैराडे लॉ को एक बार समझते हैं, सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे इज दिस, if the same amount of electric charge is passed through different electrolysis, an amount of substances deposited or liberated is directly proportional to equivalent weight। अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम पास कराते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइसिस से, अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइसिस लिए आपने और उनसे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आप पास कराते हैं, सेम अमाउंट का चार्ज है अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइसिस से आपने पास कराया,
then amount of substances deposited or liberated is directly proportional to equivalent weight. तो वो हमारे इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है किसकी वैल्यू, अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड की। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट को आप इंक्रीज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मींस अगर हम इक्विवेलेंट वेट को इंक्रीज करते हैं देन अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस विल बी इंक्रीज, अगर इक्विवेलेंट वेट को डिक्रीज करते हैं तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड जो हुआ दैट विल बी डिक्रीज, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू आप इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइसिस, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइसिस से पास कराते देयर अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। चेक हाउ, चेक करते हैं कैसे। नाउ चेक हाउ, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइसिस लेते हैं, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। अब आपने सेकंड लॉ में पढ़ा फैराडे के कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जब हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट इज दिस सेकंड इज दिस, जब यहाँ से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराते तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड जो अमाउंट होगा कैथोड पर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। तो आपका ये था सेकेंड लॉ, एम जेड एन इक्वल होता है जेड क्यू के, एम जेड एन हो जाएगा ई जेड एन अपॉन एफ क्यू हो जाएगा। फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा जेड इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, देन एम जेड एन कितना हो जाएगा जब यहाँ पर जेड इक्वल ई अपॉन एफ था, तो यहाँ पर जेड जिंक के लिए इसमें जिंक सल्फेट लिया ZnSO4, यहाँ पे आपने कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है। तो इसका जो मास डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड होगा दैट इज ई अपॉन एफ मीन्स E of equivalent weight of Zn upon F into Q, that's the equation first. Similarly, कॉपर का जो मास यहाँ पर डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड होगा MCU that is equal to Z into Q, तो Z की वैल्यू कितनी होती है, Z इक्वल E अपॉन F होता है, तो Z जब कॉपर का फाइंड कर रहे हैं तो ECU अपॉन F हो जाएगा into Q, that's the equation second। क्लियर वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि Z इक्वल E अपॉन F होता है, और जब आप कॉपर का मास निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा E of copper equivalent weight of copper upon F हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा MZn मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी MZn अपॉन MCQ कॉपर का इक्वल EZn अपॉन F इंटू Q अपॉन ECU अपॉन F इंटू Q, Q कैंसिल आउट Q, F कैंसिल आउट F, आपके पास कितना बचता है EZn। देखो अगर इस टर्म में आता है A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, इट विल बी गोज हियर, इट विल बी गोज हियर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, इसकी होती है बीच में, तो A इंटू डी इज इक्वल टू होता है आपके पास B इंटू सी, बीच वाली टर्म की बीच में मल्टीप्लाई होगी, तो E ये आपका Q बीच में मल्टीप्लाई होगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और F आएगा आपका लास्ट से बिल्कुल ऊपर, तो F कैंसिल आउट हो जाएंगे, EZn अपॉन ECU बचेगा। तो आपका MZn मीन्स मास ऑफ Zn डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड अपॉन MCU, कॉपर का डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड होगा दैट इज इक्वल टू EZn, इधर तो EZn बचेगा, बाकी वैल्यू कैंसिल होगी, अपॉन ECU। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट किया है। ये रिलेशन तो यही बोलते हैं कि मास Zn है, ये भी Zn है, कॉपर है तो यहाँ कॉपर आया, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है ये, तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। यही तो पढ़ा था आपने कि अलग अलग एक इलेक्ट्रोलाइसिस से जब आप सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कराते हैं तो जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर आ गया रिलेशन, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। अगर आपके पास दो इक्विवेलेंट वेट गिवन होंगे, m1 m2 की वैल्यू होगी या कोई एक वैल्यू पूछा होगा, 3 वैल्यूज आर गिवन, then we can say m1 upon m2 is equal to e1 upon a2, that's the second law of Faraday। आप डिस्कस करेंगे इसके डी पॉइंट्स पर।